हेलो दोस्तों, दिस इज आयुष आनंद एंड वेलकम टू द माई चैनल आयुषम मेडिको। दोस्तों, हमने एनाटॉमी ख़त्म किया, फिजियोलॉजी ख़त्म किया और आज टाइम है पैथोलॉजी का। पैथोलॉजी में मैंने सॉक्स को स्टार्ट किया है। पहला टॉपिक सॉक्स, एक सॉक। तो सॉक को सॉक से पढ़ाते हैं। द सॉक इज़ द लाइफ थ्रिएटिंग कंडीशन वेयर द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो, यानी बॉडी में इनफ ब्लड फ्लो ना हो तो उसको कहते हैं सॉक। अब देखो, यहाँ पे मेरा 4-5 डाउट क्रिएट हुआ। अगर ये सॉक है यानी इनफ ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करना ही सॉक कहलाता है, तो फिर इस क्या कहते हैं, इस्चीमिया क्या है? और अगर इस्चीमिया कुछ नाम का है तो सॉक्स को क्यों पढ़ रहे हैं? दूसरी बात है, हाइपॉक्सिया क्या है? ब्लड कम आ रहा है तो हाइपॉक्सिया का ऐसा ही कुछ है। हाइपॉक्सिया तो एनॉक्सिया क्या है? तो ये सब टॉपिक रिलेटेड लग रहा है ना। और जब कभी भी रिलेटेड टॉपिक लगे तो कन्फ्यूजन पैदा होता है, पर कन्फ्यूजन जहाँ पैदा होता है वहीं आयुष आता है। सो दैट मीन्स आज हम पहले बताएंगे कि सॉक, इस्चीमिया, हाइपॉक्सिया और एनॉक्सिया में क्या मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले बात करते हैं सॉक को लेके। सॉक भी ब्लड से रिलेटेड है, इश्चीमिया भी ब्लड से रिलेटेड है, पर हाइपॉक्सिया में ऑक्सिया आ रहा है, दैट इज़ द ऑक्सीजन से रिलेटेड है। एनॉक्सिया में ऑक्सिया आ रहा है, दैट इज ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ठीक है, सॉक और इश्चीमिया को देखते जो ब्लड से रिलेटेड है। शॉक में क्या होता है कि हमारे बॉडी के ऑल ओवर द बॉडी अगर ब्लड का फ्लो नहीं हो या कम ब्लड फ्लो हो या ब्लड का फ्लो का रेट बहुत कम हो, रिड्यूस ब्लड फ्लो हो, तो दैट केस इज कॉल्ड एज द शॉक, दैट इन द ऑल ओवर द बॉडी। किसी टिश्यू या किसी पार्टिकुलर सेल्स या किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में अगर रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो रहा है बाय द वेरियस कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को इस्चीमिया कहते हैं। अंतर तो यहीं पता चल गया। यदि हमारे ऑल ओवर बॉडी में ब्लड कम बन रहा है तो वो कहलाता है शॉक। उसका अलग कारण होगा, उसका हम हार्ट से कारण जोड़ सकते हैं कि हार्ट ही कम ब्लड पंप कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है ना, या तो पूरा ब्लड ही बॉडी से लॉस हो गया है तो ब्लड कम जा रहा है ऑर्गन तक, तो ये ऑल ओवर बॉडी वाली बात कर रही है। पर इस्चीमिया एक पार्टिकुलर ऑर्गन या किसी पार्टिकुलर सेल्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। हाइपॉक्सिया क्या, इसका कारण भी अलग हो सकता है, या तो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हो जाए या बहुत सारा कारण है इसका इस्चीमिया का। हाइपॉक्सिया और एनॉक्सिया के कहते हैं। हाइपॉक्सिया का मतलब होता है किसी ऑर्गन, टिश्यू या किसी सेल्स को रिड्यूस्ड, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है। जब कम ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है तो उसको हम कहते हैं क्या, हाइपॉक्सिया। ठीक है, हाइपॉक्सिया। और एनॉक्सिया क्या होता है, अगर ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है किसी ऑर्गन या टिश्यू को। ठीक है, ऑर्गन या टिश्यू को मिल ही नहीं रहा। अब हाइपॉक्सिया का भी अलग अलग कारण हो रहा है कि या तो ब्लड में ही ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यानी रिड्यूस ऑक्सीजन अगर सप्लाई कर रहा है तो उसको कहेंगे हाइपॉक्सिया। और एनॉक्सिया क्या कंडीशन हुआ कि अब जरा सा भी नहीं दे रहा ऑक्सीजन, कुछ दे ही नहीं रहा, यानी वहाँ साइनाइड वाले ज़्यादा कंडीशन में आके खड़ा है। CO2 वहाँ पे अवेलेबल, सॉरी, CO2 बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन वहाँ जा ही नहीं रहा, हीमोग्लोबिन सारा CO2 से ही बाइंड कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जरा सा जो ऑक्सीजन नहीं जाता है तो वो वाला कंडीशन कहलाता है एनॉक्सिया। यानी हाइपॉक्सिया लीड्स टू द एनॉक्सिया, यानी कम 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 कम, अब खत्म, ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है किसी ऑर्गन या टिश्यू को। सो दैट केस इज द एनॉक्सिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो शॉक होता है ना, वो एक शॉक थ्रिएटिंग, क्या कहते हैं, थ्रेटिंग मेडिकल कंडीशन होता है, बहुत खतरनाक कंडीशन होता है शॉक, जिसमें होल बॉडी में होता है, पूरे बॉडी में होता है, जिसमें रिड्यूस हो जाता है ब्लड सप्लाई को। यानी पूरे बॉडी में अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, कम ब्लड जाएगा, तो अब देखो ना, ब्लड ही तो क्या होता है, ब्लड में ही तो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो ग्लूकोज से एनर्जी बनेगा नहीं, ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट ब्लड से रिलेटेड कर रहा है तो नहीं जा पाएगा, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं जा पाएगा। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो गया। और डिक्रीज हो जाता है टिश्यू परफ्यूजन। देखो, यही काम है, टिश्यू परफ्यूजन का मतलब हुआ किसी पार्टिकुलर टिश्यूज या किसी पार्टिकुलर सेल्स के पास, किसी पार्टिकुलर सेल्स के यानी टारगेट टिश्यू के पास अगर ब्लड जाता है ना, उसको कहते हैं टिश्यू परफ्यूजन। न्यूट्रिएंट जाता है उसको कहते हैं टिश्यू परफ्यूजन, पार्टिकुलर टिश्यू के पास। तो अगर अगर शॉक होता है तो उस कंडीशन में टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है, यानी ना एडिक्वेट, ना ही प्रॉपर, मतलब इफिशियंट अमाउंट में, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट में, ना तो उसके पास ब्लड जा पाएगा ना उसके पास न्यूट्रिएंट जा पाएगा। तो
तो ऐसे कंडीशन नहीं जा पाएगा इसको। तो यही हो गया डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। और टिश्यू परफ्यूजन में यही होता है कि किसी ब्लड का किसी टारगेट टिश्यू के पास फॉलो, न्यूट्रिएंट का जाना, वेस्ट मटेरियल का बाहर से ब्लड निकल जाना, जैसे CO2 का बाहर निकल जाना, तो इसको कहते हैं टिश्यू परफ्यूजन। इस ओवरऑल प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू परफ्यूजन। लेकिन अब ये काम तो ब्लड के थ्रू ही ना हो रहा था, क्या हवा में तो उड़ के तो नहीं जा रहा था, ब्लड के थ्रू जा रहा था। ऑक्सीजन भी जा रहा था तो ब्लड के थ्रू जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा था तो ब्लड के थ्रू जा रहा था। तो सब कुछ ब्लड ही तो मीडियम था। अब ब्लड ही नहीं होगा तो ये टिश्यू परफ्यूजन वाला जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टिश्यू फील करेगा हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन अब जाएगा नहीं तो टिश्यू क्या फील करेगा, हाइपोक्सिया फील करेगा। उसके बाद शॉक वाले कंडीशन में टिश्यू ये जो सिस्टोलिक प्रेशर्स होता है वो भी कम हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। अब देखो हार्ट भी अपने ब्लड, अब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, हार्ट ठीक से ब्लड ही पंप नहीं कर पाएगा हाई प्रेशर के साथ, तो वाइटल ऑर्गन्स में कैसे ब्लड जा पाएगा। तो इसका ब्लड प्रेशर्स भी कम हो जाए या सिस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाए तो ये भी एक किसको, शॉक को इंडिकेट करता है। शॉक जो होता है ना वो बहुत अगर प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम तक शॉक चलता रहता है तो सेल में डेथ हो जाता है। सेल डेथ होता है तो टिश्यू डेथ कर जाता है, और टिश्यू डेथ हो जाता है तो ऑर्गन डेथ होता है, और यही लंबा चलते रहता है तो ओवरऑल पूरा इंसान ही डेथ कर गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अब टाइप ऑफ शॉक की। देखो दोस्त, शॉक के अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइप्स मतलब कारण। अब शॉक का अलग अलग कारण अलग अलग टाइप को ईजाद कर दिया, यानी अलग अलग टाइप को एराइज कर दिया कारण के बेसिस पे। यदि कार्डियोजेनिक शॉक्स कहलाता है अगर आपके हार्ट में ही अगर हार्ट का मसल ही ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा तो क्या घंटा जाएगा ब्लड पूरे ऑल ओवर बॉडी में। समझ में आ रहा है आपको। यानी कार्डियोजेनिक का मतलब यानी वो जीन वना मतलब जो कार्डियक से जेनिक हुआ मतलब उत्पन्न हुआ, वैसा शॉक जो कार्डियक यानी हार्ट जनरेट कर दिया। शॉक कैसे कर सकता है, ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, कोई परेशानी हो रहा है हार्ट में, हार्ट को अपना खुद ब्लड नहीं जा पा रहा, कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं कर दिया, मायोमेट्रियम तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, वासा वैसोरम ठीक से कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है। तो ये हार्ट का अगर अपना चैम्बर या तो क्या हो रहा है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुल ही नहीं रहा है, कार्डियक टेंडेनियम में काम हो रहा है, या ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के वेल में काम नहीं हो रहा है, अयोटा से ब्लड का पास ही नहीं हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है तो नहीं जा रहा। तो बहुत सारा कंडीशन अगर हार्ट से रिलेटेड है दैट इज द कार्डियोजेनिक शॉक। उसके बाद है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपो का मतलब होता है कम और वॉल्यूमिक का मतलब होता है वॉल्यूम। अगर ब्लड का वॉल्यूम ही कम है यार तो क्या ब्लड जाएगा, यानी बिजी है, मतलब बिजी मतलब कह रहे ब्लड ही नहीं है। हम मान के चलो सेवियर बहुत बड़ा इंजरी हो गया है तो बहुत सारा ब्लड लॉस कर चुका है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर चुका है। अब जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर चुका है तो हाइपोवॉल्यूमिक हो गया। अब वॉल्यूम है ही नहीं ब्लड का तो क्या देगा किसी सेल या टिश्यू या पूरे ऑल ओवर बॉडी में, तो हो गया ना शॉक। उसके बाद आता है दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। या तो कोई बाधा पहुंच जाए, कैसा बाधा पहुंच जाए, बाधा पहुंच जाए अ, कि देखो हार्ट जो ब्लड को फ्लो करता है ना, ऐसे करके ब्लड को फ्लो करता है, या तो बाधा यहाँ पे आ जाए या तो बाधा हार्ट के पास आ जाए। बाधा का मतलब समझ रहा है, ऑब्स्ट्रैक्शन। ऑब्स्ट्रैक्शन का मतलब ब्लड में जो हार्ट यानी जो आर्टरी या वेन है वहाँ पे कोई चीज़ का ऑब्स्ट्रैक्शन हो जाए, अब ब्लड जा ही नहीं पा रहा है। तो इसी तरह के हार्ट के आजू बाजू अगर कोई तरीके का ऑब्स्ट्रैक्शन पहुंच जाए उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक अलग अलग केस में, जैसे ब्लड में सेप्टिक हो जाए, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए। उसके बाद एनाप्लेसिया शॉक होता है और न्यूरोजेनिक शॉक्स होता है न्यूरॉन्स के। इसको हम डिटेल्स में अभी पढ़ने वाले हैं लेकिन हम अभी टाइप्स आपको बता दिए क्या क्या है। कार्डियोजेनिक शॉक्स, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक्स, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स 3 तरीके का, सेप्टिक शॉक, एनालिटिक शॉक्स और तीसरा होता है न्यूरोजेनिक शॉक्स। तो ये आपका जो था, ये जो आपका था ये टाइप ऑफ शॉक्स था। अब हम बात करेंगे कि स्टेप ऑफ शॉक, यानी जब स्टेप ऑफ शॉक, जब हमारे बॉडी में शॉक जैसे बीमारी आती है तो हमारा बॉडी कैसे उस पर एक्ट करता है, कैसे उस पर काम करता है। क्योंकि हम लोग तो होम्योस्टेसिस है ना, हमारा बॉडी तो मेंटेन करना चाहता है। क्या हमारा बॉडी हमारे शरीर का दुश्मन है क्या? नहीं है। हमारा जो शरीर है वो मेरा दुश्मन थोड़ा है ना, मेरे स्वास्थ्य की, मेरे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का तो ये मेरा दोस्त है। ये चाहता है कि अगर हम कोई भी एडवर्स कंडीशन हमारे बॉडी में आए तो हम उसको रिकवर करें,
हम उसको ठीक करने का कोशिश करें। तो अपने ठीक करने की कोशिश को, इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश को अलग अलग स्टेप में बहुत कोशिश करता है हमारा बॉडी। तो आप इस बात को शौक के रिजल्ट से आप अपने शरीर के बारे में आप जान पाओ कि जब शौक जैसी एक्टिविटी हुआ तो हमारा बॉडी कितना ज़्यादा कोशिश किया कि घटना को, इस बीमारी को कम करे, दूर करे। और जब नहीं हुआ ना, तो फाइनली इन इरिवर्सिबल स्टेज में जब सब कोशिश करने के बाद नहीं होता है तो ख़त्म हो जाता है। क्या होता है, स्टेजेस ऑफ शॉक को पढ़ते हैं। इनिशियल स्टेज जब होता है, उसके बाद आता है कंपनसेटरी, यानी इनिशियल स्टेज में जब पहली पहली बार शॉक जैसी एक्टिविटी होने लगी बॉडी में, तो इसको कंपनसेट करना चाहा, दैट इज़ द कंपनसेटरी स्टेज। तीसरा होता था प्रोग्रेसिव स्टेज, यानी कंपनसेट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी शॉक चल रहा है, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव स्टेज। और फाइनली होता है इरिवर्सिबल स्टेज। अब इस स्टेज में वापस से शॉक को हम नहीं कर सकते, मतलब शॉक को ठीक नहीं कर सकते, दैट इज़ द इरिवर्सिबल स्टेज हो गया। अब शॉक जैसी बीमारी को, शॉक जैसे थ्रेटिंग कंडीशन को हम नहीं ठीक कर पा सकते हैं। तो अब इरिवर्सिबल स्टेज में हो गया, अब सेल का डेथ, ऑर्गन का डेथ और ऑल ओवर इंसान का डेथ होने का लास्ट स्टेज है ये। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम बढ़ेंगे इनिशियल स्टेज में क्या ऐसा हुआ जब पहली पहली बार बॉडी में शॉक जैसी एक्टिविटी को देखा, तो हमारा बॉडी क्या एक्ट किया, क्या रेफरेंस किया, इन सारी चीज़ों को बात करते हैं। देखो, जब इनिशियल स्टेज था तो टिश्यू में हो गया हाइपो परफ्यूजन। टिश्यू हाइपो परफ्यूजन, हाइपो का मतलब होता है कम और टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है, वही बात है कि टिश्यू के पार्टिकुलर, परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड का जाना, न्यूट्रिएंट का जाना, CO2 का बाहर आ जाना, ये सब ब्लड के थ्रू होता था। तो टिश्यू हाइपो परफ्यूजन होने लगा। अब नहीं हो पाएगा, जो एक्टिविटी हो रहा था ना परफ्यूजन का, वो परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, यानी ऑक्सीजन चले जाना, CO2 का बाहर आ जाना, न्यूट्रिएंट का टिश्यू तक चले जाना, ये सब एक्टिविटी बंद हो गया जैसे ही शॉक का पहला स्टेज आया। तो अब क्या हुआ, उस टिश्यू या सेल में ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया अपना हाथ खड़ा कर दिया कि दोस्त अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन हम नहीं करेंगे, और एरोबिक रिस्पायरेशन अगर नहीं करेंगे तो कोई ATP नहीं मांगेगा मेरे से। तो फिर सेल कहता है कि भाई अब तो एनर्जी चाहिए ना, क्या करेंगे, शॉक कुछ हुआ है शुरुआत में, देखते हैं कुछ ठीक हो जाएगा, शुरुआती स्टेज में ऐसे नॉर्मल है अभी, कराए। तो फिर सेल क्या करता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन करना स्टार्ट करता है। कहता है भाई एनर्जी तो चाहिए, ऑक्सीजन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो हाथ खड़ा कर दिया, अब ऑक्सीजन आ नहीं रहा है, पता नहीं कुछ हुआ होगा। शुरुआती स्टेज में ऐसे ना हम लोग बोलते हैं, अपने बॉडी भी, शरीर भी ऐसे ही बोला, अरे कुछ हुआ होगा, आ जाएगा, टेंशन काहे लेता है। तो ये बोला नहीं भाई, हम ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोला नहीं हम नहीं करेंगे। कहता अच्छा भाई तुमको बाद में करवा लेंगे, अभी सेल का एनारोबिक करवाते हैं। अभी देखो नॉर्मली ले रहा था, तो सेल एनारोबिक रिस्पायरेशन करना स्टार्ट कर दिया, और एनारोबिक रिस्पायरेशन किया, और एनारोबिक रिस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड बन जाना, पायरुविक एसिड बन जाना, ये सब बन जाना। सही बात है ना, ये चीज़ आप समझ रहे हो ना कि जब आप लैक्टिक एसिड, एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है जो आपके मसल्स में जाके जम जाता है, मसल्स में चल जाके जम जाता है, जो आपको दर्द करता है। ठीक है, आपको दर्द करता है। आप देखते हो, आप जब दौड़ते हो, जब ओवर एक्सरसाइज कर देते हो या दौड़ते हो, या जिस ऐसा कंडीशन करते हो जिसमें बहुत सारा दौड़ उड़ हो रहा है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद आपको दर्द करने लगता है। क्यों करता है? क्योंकि जब वो आप एक्टिविटी कर रहे थे ना, तो आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे थे, तो वहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रहा था, तो आपका बाय प्रोडक्ट बन गया लैक्टिक एसिड। अब यही लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में चला गया तो आपको दर्द होने लगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा था, बिना एक्टिविटी किए लैक्टिक एसिड बना, क्योंकि ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे थे ना, तो एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ नहीं, तो एनारोबिक बना तो लैक्टिक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। अब लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड का काम जब बनता है ना बाय प्रोडक्ट में, तो नेचुरली क्या होने लगता है कि लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड को लीवर लेता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अब इन लोगों को कंडीशन समझ में आया, यार ये तो कुछ दूसरा कंडीशन है, लीवर क्यों नहीं काम किया। नॉर्मल कंडीशन में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता था, फिर ऑक्सीजन आने लगता था, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि शॉक स्टार्ट है। तो लीवर भी ना ये काम नहीं कर पाया। तब इन लोग का ध्यान खुला कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लीवर भी अपना परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि लीवर को भी तो काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है, तो लीवर भी ठीक से काम नहीं कर पाया, और जो लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड है हमारे बॉडी में बनते चला गया, और एसिडिटी बढ़ गया, एसिड कंडीशन बढ़ गया, और इसी को कहते हैं हम एसिडोसिस। तो पहला हो गया कंडीशन एसिडोसिस, यानी बैलेंस बिगड़ गया, बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया, pH बिगड़ गया, एसिडोसिस स्टार्ट हो गया।
क्योंकि लीवर को कर देना चाहिए था, नॉर्मल कर देता था, दौड़ता लोग मतलब इस सोचा ना दौड़ उड़ रहा होगा इसलिए ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, इसको क्या पता कि बहुत भयंकर कंडीशन स्टार्ट हो गया है बॉडी का। अब तुम लोग इसको सीरियस मत ले, लीवर इसको एक एक निशानी दिया कि हम काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ कि अब बहुत खतरनाक शौक वाला कोई एक्टिविटी आ गया है बॉडी में। तो लीवर ऐसा फंक्शन नहीं किया, वो ग्लूकोज में नहीं बदला लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड को। तो क्या हो गया, तो क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ गया, क्योंकि लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड था, तो एसिडोसिस बढ़ गया। ये पहला स्टेज में एसिडोसिस आप बढ़ गया। अब क्या होता है, अब सोचता है लोग का ध्यान खुलता है कि यार कुछ तो गड़बड़ी हो गया है, इसको कंपनसेट करते हैं, कंपनसेटरी स्टेज में जाता है, सेकेंड स्टेज होता है, ये कंपनसेटरी स्टेज में जाता है। कंपनसेटरी स्टेज में बॉडी जो होता है ना वो डिटेक्ट कर लेता है, अब पता चलता है कि भैया समथिंग गड़बड़ी, कुछ तो गड़बड़ है, बॉडी काम का ही नहीं कर पा रहा है, यार ये एसिड क्यों बन गया बॉडी में, कुछ तो गड़बड़ वाली बात है। तो इस गड़बड़ी में, और अभी भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, सॉक्स ब्लड आ ही नहीं रहा है, ब्लड तो ऑक्सीजन लेके आता है ना, तो ब्लड आ ही नहीं रहा है, न्यूट्रिएंट आ ही नहीं रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सब एकदम एकदम पड़ा का पड़ा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मीडियम देता है ना ब्लड ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको कंपनसेट करने के लिए कहता है भाई कंडीशन बहुत ख़राब हो गया है, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम ना क्या करते हैं ना कि सारे बॉडी फंक्शन गया तेल लेने, अपना हार्ट और ब्रेन को एक्टिवेट करो, यानी परफ्यूजन करो कम से कम ब्रेन और हार्ट का, यानी ब्रेन और हार्ट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दो, बाकी को नहीं मिले काम चलेगा, लेकिन मेरा वाइटल ऑर्गेन्स है भाई ब्रेन और हार्ट, इसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि अगर ब्रेन ख़त्म हुआ तो इंसान ख़त्म हो जाएगा, और हार्ट ख़त्म हुआ तो पूरा जो भी थोड़ा ब्लड जा पा रहा है वो भी नहीं जा पाएगा किसी को भी, तो हार्ट और ब्रेन को चलने दो। तो अपना पूरा ध्यान लगा देता है कि परफ्यूजन कर दो ब्रेन और हार्ट को। इसके लिए क्या करता है फिर मेटाबॉलिक, और तीसरा आगे स्टेप होता है कंपनसेटरी स्टेज में कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर देता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेंटेन करता है। कैसे करता है हमको पता है कि CO2 जब कभी भी रिलीज हो जाता है, CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, HbCO2 बाइंड करता है। अब हीमोग्लोबिन जब CO2 को हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, दैट इज़ द हाइपर वेंटिलेशन, ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, तो कम से कम CO2 तो बाहर निकलेगा, तो हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, मतलब सांस ज़्यादा छोड़ेंगे सांस, इससे क्या होगा CO2 बाहर निकलेगा। समझो एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं यार। तो क्या हो रहा है ना, CO2 बाहर निकल रहा है। अब CO2 जैसे बाहर निकलने लगा, यानी हीमोग्लोबिन से बंधा हुआ था CO2, अब हीमोग्लोबिन को छोड़ करके CO2 बाहर निकलने लगा, जिससे हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ने लगा। हीमोग्लोबिन एज ए बफर काम किया, जो भी H+ था, एसिडिक कंडीशन था H+, उन सारे H+ से हीमोग्लोबिन बाइंड करने लगा, जिससे pH मेंटेन हो गया। अब H+ कम होने लगा ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन HbH बाइंड करने लगा, HbH बाइंड करने लगा, HbH बाइंड करने लगा, तो किसी तरह हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन से बाइंड कर करके H+ के लेवल को कम किया, और इसी को कहते हैं रिस्पायरेटरी अल्कोलिसिस, यानी अब थोड़ा एसिडिटी थोड़ा मेंटेन हुआ, लेकिन फिर अभी भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, अभी भी ब्लड नहीं आ रहा है। तो बैरो रिसेप्टर जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। बैरो रिसेप्टर क्या होता है, बैरो रिसेप्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है अयोटा के वॉल पे और कैरोटिड आर्टरी के वॉल पे। ये रिसेप्टर को पता चल जाता है कि भाई ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है, हार्ट काम नहीं कर पा रहा, ब्लड बहुत कम आ रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है काम, क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा है ना, तो ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है। तो बैरो रिसेप्टर को ये पता चलता है, जो अयोटा के वॉल पर और कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को सप्लाई करता है आर्टरी, उसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी और बैरो रिसेप्टर पे और अयोटा के वॉल पे जो बैरो रिसेप्टर है, तो बैरो रिसेप्टर क्या कर लिया ना, अयोटा के वॉल पे और कैरोटिड आर्टरी के जो वॉल पे प्रेजेंट था, वो ना क्या किया, इस कंडीशन को भांप लिया, एज्यूम मतलब देख लिया, डिटेक्ट कर लिया कि भाई ब्लड प्रेशर तो बहुत कम हो गया है। तो ये क्या करता है ना, ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है और सिग्नल भेज देता है ब्रेन के पास, और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन की तरह इन्फॉर्मेशन आता है कि भाई हार्ट जो है ना, अपना हार्ट रेट बढ़ाओ, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाओ, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, ज़्यादा प्रेशर रहेगा। और ब्लड वेसल्स को वैसो डायलेट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ताकि ब्लड प्रेशर वापस से बढ़ सके। तो इस तरीके से ना बैरो रिसेप्टर थोड़ा सा इसको मेंटेन करता है।
और उसके साथ साथ ये रास को भी बढ़ा देता है, रास मैकेनिज्म बन जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम बढ़ जाता है, रास को रास करवाने लगता है, यानी जस्टा ग्लोमेरुलस सेल से प्रोरेनिन निकालता है, इससे सोडियम आयन निकलवाता है और वॉल्यूम को फिर से ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ सके, और हार्ट रेट सबको भी बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ कर देता है कंपनसेटरी स्टेज में, ठीक है। यानी इतना कंपनसेट किए भाई, मतलब बहुत अब नहीं आ रहा था तो क्या करें, कंपनसेट स्टेज में यही सब काम हुआ। क्या काम हुआ कि बॉडी सबसे पहले परफ्यूज ब्रेन और टिश्यू पे ब्रेन और हार्ट पे फोकस हो गया। उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो था, एसिड बन गया था इनिशियल स्टेज में, उसको कम करने का कोशिश किया, बैरो रिसेप्टर को एक्टिव करके कार्डियक रास मैकेनिज्म करवाया, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाया, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हार्ट रेट बढ़ाने लगा। तो ये सब काम किया कंपनसेट स्टेज में। लेकिन कंपनसेट स्टेज के बाद प्रोग्रेसिव स्टेज बनता है, यानी बार बार अभी भी कोई इलाज नहीं हो पाया है, अभी भी शॉक का कोई इलाज नहीं हो पाया है, अभी भी ब्लड कमी आ रहा है, तो ये आता है प्रोग्रेसिव स्टेज। अब यहाँ पे कार्डियक आउटपुट धीरे धीरे कम होने लगता है, टिश्यू टिश्यू परफ्यूजन भी कम हो जाता है, कैपिलरी जो होता है ना, वो कैपिलरी का ब्लड जो होता है वो कैपिलरी वॉल डैमेज करने लगता है। कैपिलरी वॉल डैमेज कर गया मतलब अब कैपिलरीज को खुद नहीं ऑक्सीजन मिल रहा है, खुद वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो वो कैपिलरी डैमेज कर जाता है, जिसमें पोरस बढ़ जाता है, बीच का जो पोर होता है ना वो बढ़ जाता है। उसके कारण परमेबिलिटी बढ़ गया, अब कोई भी ब्लड का जो सेल्स है वो जो परमेबल होता था आने जाने का वो ख़त्म हो गया, पंप वम्प खत्म हो गया, सोडियम पंप चैनल खत्म हो गया। अब ब्लड वेसल से सारा जो लिक्विड जो पार्ट है वो सीधा बाहर निकल गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, जिससे क्या हो गया, एडिमा हो गया। और उसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट खत्म हो गया, ब्लड प्रेशर सब और ख़त्म होने लगा, और कैपिलरी का परमेबिलिटी बढ़ते 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 क्या हो गया कि इंटरस्टिशियल में पूरा फूल गया और ब्लड वेसल एकदम सिकुड़ गया, क्योंकि और यहाँ पे थक्का टाइप का जम गया ना, क्योंकि ब्लड का तो सेल पार्ट है और फ्लूइड दोनों पार्ट है। अब फ्लूइड वाला इंटरस्टिशियल में चल गया तो यहाँ पे पूरा क्या हो गया, और जम गया, यानी एकदम घटिया कंडीशन हो रहा है। अब बहुत रिकवर वाला नहीं हो गया, अब यहाँ से कोई रिकवर नहीं होगा और आ जाएगा इरिवर्सिबल स्टेज में। इरिवर्सिबल स्टेज में वाइटल ऑर्गन पूरा फेल हो जाता है, ब्लड तो पास ही नहीं कर पा रहा है, कार्डियक आउटपुट ख़त्म है, ऑक्सीजन और भी नहीं मिल रहा, ब्रेन ख़त्म है, ब्रेन सेल डैमेज कर गया, धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज करने लग गया, और फाइनली लीड्स टू द डेथ। समझ में आया? तो ये 4 स्टेप है जो आपको समझना था, इनिशियल स्टेज, कंपनसेटरी स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज और इरिवर्सिबल स्टेज। ठीक है। अब आता है कंपनसेटेड शॉक और डीकम्पनसेटेड शॉक। कंपनसेटेड शॉक का मतलब होता है कि इस शॉक को, ऐसे कंडीशन के शॉक को कंपनसेट कर लें, जो डैमेज टिश्यू है उसको रिकवर कर लें, शॉक की एक्टिविटी को वापस से बंद करें और वापस से ब्लड में ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सप्लाई कर सके। तो 2 मेडिकल कंडीशन बनेगा, एक बनेगा कंपनसेटेड और एक बनता है डीकम्पनसेटेड, यानी पूरा टिश्यू डैमेज हो गया, इरिवर्सिबल, अब उसको डैमेज को रिकवर करना बहुत मुश्किल है, यूरिनेशन होने लग गया है, कन्फ्यूजन अब स्टार्ट हो गया है, बॉडी ठंड हो रहा है, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, किडनी काम कर ही नहीं रहा, रीअब्जॉर्प्शन कर ही नहीं रहा है, खाली यूरिन निकल रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर जो होता है था, बॉडी को टेम्परेचर देने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, अब उसके लिए खर्च ही नहीं हो रहा, पूरा ठंड ठंड लग रहा है। उसके बाद क्लैमी स्किन हो गया एकदम, क्योंकि इंटरस्टिचुअल से पूरा मतलब ब्लड वेसल से इंटरस्टिचुअल में ब्लड आ गया है, तो क्लैमी स्किन जैसा हो गया। हार्ट अपना रिदमिक सेंटर खो गया, अपना रिदम करने का एक्टिविटी ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे, और मल्टी ऑर्गन सब डैमेज हो रहा है। अब इस स्टेज में डीकम्पोज शॉक, डीकम्पनसेटेड शॉक, अब यहाँ पे हम इसका ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन कंपनसेटेड में कर सकते हैं, जो इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ शॉक और फिर हम शॉक ख़त्म करेंगे। बात करने वाले हैं टाइप ऑफ शॉक को लेके कि कितने तरीके का शॉक होता है। तो पहले बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक को, उसके बाद करेंगे हम हाइपोवोलेमिक शॉक, फिर करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, फिर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सेप्टिक, एनाफिलेटिक और न्यूरोजेनिक। तो सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जो हार्ट में ही, मतलब शॉक क्या हो गया कि ब्लड ऑल ओवर बॉडी में कम सप्लाई कर रहा है। क्यों? तो एक कारण हम बोल सकते हैं ना कि भाई हार्ट ही अपना काम ठीक से नहीं कर रहा अपना, मतलब ना बॉडी में ब्लड नहीं जा पा रहा, उसका एक दोष हम दे सकते हैं, एक कारण हम कहते हैं, इससे पूछो ना हार्ट से, यही कर रहा है बदमाशी। तो वही जो बदमाशी, हार्ट वाला बदमाशी है ना, उसी को कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक।
तो हार्ट में कुछ हो जाए, यानी हार्ट ठीक से ब्लड को फ्लो नहीं कर पा रहा है ऑल ओवर बॉडी में, जिसके कारण शॉक पैदा हो रहा है। कारण क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल हो सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ब्लड को खुद अपना ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो वो ठीक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हो गया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एरिदमिक, हार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो रिदमिक प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है उसका, एरिदमिक है, खटाक खट खट खट, मतलब ठीक से कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। एक बार तेजी से हो गया, फिर कुछ थोड़ा देर बाद हो रहा है, फिर हो ही नहीं रहा है, फिर क्या हो गया, चुप हो गया, फिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, फिर कर रहा है, पैं पी फुस, मतलब अलग अलग साउंड इसका सुनाई पड़ता है बस ऐसे करके, या मरमर सॉन्ग। तो ये सब हार्ट का जो साउंड सुनते हैं ना, ये अलग अलग साउंड होता है जब हार्ट एरिदमिक हो जाता है, ठीक से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा नहीं, तो क्या शॉक तो पैदा कर ही देगा। उसके बाद आता है कार्डियक टेम्पेंड, कार्डियक टेम्पेनेट क्या होता है ना, कि हार्ट के सबसे बाहर का लेयर होता है मायो, नहीं सॉरी, पेरिकार्डियम। उस पेरिकार्डियम में फ्लूइड लाइक कैविटी बन जाए, फ्लूइड कैविटी जमा हो जाए। अब क्या करेगा ना, मान के चलो ये हार्ट है और हार्ट के बाहर में पेरिकार्डियम का कैविटी है और उसमें फ्लूइड जम गया, ये तो इसको कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। कारण क्या हो सकता है, या तो पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी पेरिकार्डियाइटिस दैट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑन इन पेरिकार्डियम, तो वहाँ पे पस लाइक स्ट्रक्चर वाटर कैविटी जम जाता है, ठीक है, सेक बन जाता है वाटर का, तो कैविटी लाइक सेक बन जाता है। या तो इसमें कैंसर हो जाए, या बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, अलग अलग चीज़ हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब जब पेरिकार्डियम के वॉल पे ऐसे करके बन गया, तो ये क्या करता है ना, एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर देता है, तो जो ब्लड फिल होना चाहता है ना, वो प्रेशर उसको कम फिल होने देता है। अब मान के चलो ना, कोई पीछे से आपको प्रेशर देगा तो कोई आने वाला चीज़ को रोकने लगेगा ना, तो ठीक से हार्ट में ब्लड ही नहीं आ रहा है, तो क्या खा किसी को सप्लाई करेगा ऑल ओवर बॉडी में, कैसे सप्लाई करेगा, तो कर देगा ना शॉक। तो इसीलिए इसको कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। और और जो कार्डियोजेनिक शॉक तब जनरेट होता है ना, जब 40% आपका हार्ट ऑलरेडी ख़राब हो जाता है, ठीक है। 40% जो होता है वो हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो ख़राब हो जाने के बाद आपको ये वाला कार्डियोजेनिक शॉक आपको विजिबल होता है, एराइज होता है, तब दिखाई पड़ता है आपको। इसके पैथोजेनेसिस की बात करें, पहला होता है डेफिशिएंट इम्पटिंग मतलब हो गया डेफिशिएंट इम्पटिंग का मतलब होता है खाली करना, कोई चीज़ खाली करने को कहते हैं इम्पटिंग, और उसमें कमी आ जाए यानी डेफिशिएंट, यानी ठीक से खाली नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ डेफिशिएंट इम्पटिंग। इसमें आता है मायोकार्डियम इन्फार्क्शन, सही बात है, अगर मायोकार्डियम इन्फार्क्शन यानी हार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्लड पास आउट ही नहीं होगा। दूसरा कारण हो सकता है कार्डियोमायोपैथीस, मायो मना होता है मसल, हार्ट के मसल में पैथ मना होता है पैथिस, मतलब वहाँ पे हार्ड हो जाए, मतलब हार्ट के मसल से रिलेटेड डिजीज है, हार्ट का मसल ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसका भी बहुत कारण है अलग अलग। ये याद रखना है कि कार्डियोमायोपैथिस जो होता है वो क्या करता है, वो भी हार्ट को ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा पाता, जिससे हार्ट से ब्लड नहीं जा पाता। उसके बाद है रैप्चर ऑफ हार्ट मसल, हार्ट का मसल रैप्चर हो जाए तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाएगा। उसके बाद आता है कार्डियक एरिदमिक, वही बात है, ठीक से पंप ही नहीं हो रहा है, कोई रेगुलर पैटर्न में हो ही नहीं रहा, तो ये सारा कंडीशन जनरेट करता है डेफिशिएंट इम्पटिंग, और और एक तरह के कार्डियोजेनिक शॉक को जनरेट कर देता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम डेफिशिएंट फीलिंग की, डेफिशिएंट फीलिंग का मतलब हुआ भर ही नहीं रहा है यार, ब्लड ही नहीं आ रहा हार्ट में। क्या कारण हो सकता है, बहुत कारण हो सकता है, लेकिन एक मेजर कारण है कार्डियक टेम्पेनेट का। कार्डियक टेम्पेनेट में क्या बोले थे कि जब जब फीलिंग करने आ रहा था, फीलिंग मतलब फील हो रहा था ब्लड, तो यहाँ पे जो पस ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना था, वाटर फिलिंग कैविटी पेरिकार्डियम पे, वो ब्लड को आने ही नहीं दिया। अब जब ब्लड आएगा नहीं तो डेफिशिएंट फीलिंग हुआ ना, तो पंप क्या करेगा, तो कर दिया ना कार्डियोजेनिक शॉक। उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो, अब आउटफ्लो हो रहा है, ब्लड बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे भी रोक देगा कौन, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म है ना, इम्बोलिज्म, वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है लंग्स के एट्रियम, यानी लंग्स तो गया था वहाँ ऑक्सीजन, यानी कितना बदमाश है ना पल्मोनरी इम्बोलिज्म,
लंग्स गया था भाई कि हम वहाँ से ऑक्सीजन दो, हम जाते हैं सब जगह सप्लाई करेंगे। पर क्या हुआ ना, जब लंग्स के पास गया ना, वहाँ एट्रिया में जाके ही ब्लड क्लॉट कर गया। यानी एयर के संपर्क में आया, वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया भाई। अब ब्लड क्लॉट कर गया तो क्या सप्लाई करेंगे हम? लंग्स के पास भेजे थे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, पर वहाँ पे गया और क्लॉट हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। तो क्या ही सप्लाई करेगा? तो कर देगा ना कार्डियोजेनिक शॉक, ये सब कर सकता है। और सिम्टम क्या होता है ना इसका, दिखता क्या है कि सबसे पहले तो आपको कार्डियक आउटपुट ही मतलब कम हो जाएगा, बाहर ब्लड ही नहीं पास होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर सब कम हो जाएगा। तो ये सारा सिम्टम जो होता है वो कार्डियक एम्बोलिज्म को शो करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में, ये वाले के टाइप ऑफ शॉक के बारे में पढ़ रहे थे। पहले के बाद पहला कंप्लीट कर दिए थे कार्डियोजेनिक शॉक। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप का जो है, दैट इज़ द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में। देखो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मतलब क्या हुआ कि हाइपो मना कम, वॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम कम हो गया है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है तो क्या ही वो किसी ऑर्गन या ऑल ओवर बॉडी को ब्लड सप्लाई कर पाएगा? तो जिसके कारण नहीं कर पाया ना, तो जिसके कारण जो शॉक जनरेट होगा उसको कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। और सबसे कॉमन है जब कभी भी हेमरेज हो जाए, हेमरेज का मतलब ट्रॉमा, चोट कुछ भी लगे तो ब्लड बहुत निकलने लगता है बॉडी से। तो एक्यूट एक्यूट हेमरेज के केस में देखा गया है कि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है बॉडी से, तो वॉल्यूम कम हो जाता है और काउज कर देता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। जब कभी भी डिहाइड्रेशन या वोमिटिंग या डायरिया होता है तो उस केस में क्या होता है, उस उस केस में क्या होता है कि बहुत सारा डिहाइड्रेशन से वाटर लॉस हो जाता है, वोमिटिंग से वाटर लॉस हो जाता है, डायरिया से लॉस हो जाता है। तो ऐसे केस में भी वाटर वाटर से मतलब ब्लड जो होता है वो कम हो जाता है, सब कुछ कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और काउज कर देता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। बर्न, जब कभी भी बर्न होता है ना तो बाहर का जो एपिथेलियम लेयर होता है वो परमिएबल हो जाता है और ब्लड से जो बहुत सारा ब्लड जिस एरिया बर्न करता है वहाँ से बहुत सारा ब्लड वेसल से निकल करके ब्लड आउटर स्पेस में आ जाता है, इंटरस्टिचुअल स्पेस में आ जाता है। तो वहाँ पे भी ब्लड कम हो जाता है। तो अगर ब्लड कम हो गया तो हो गया ना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक्स। उसके बाद है डायूरेटिक का एक्सेस यूज करने से। डायूरेटिक जो होता है, जो डायरिए मतलब डायूरेटिक का मतलब जो यूरिएसिस करवाए, यानी जो यूरिन को निकलवाए या बॉडी को लॉस करवाए, डायरिया काउज करवाए। मतलब डायरिया मतलब डायूरेटिक का मतलब हुआ जो लॉस करे बॉडी को, वो सब्सटेंस जो रिस्पॉन्सिबल हो बॉडी से वाटर लॉस के लिए, मतलब लिक्विड लॉस के लिए, तो उसको कहते हैं डायूरेटिक। तो जब बहुत ज़्यादा यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वाटर बहुत सारा यूज निकल जाएगा और हो जाएगा ना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। फिर आता है एक्यूट पैनक्रिएट पैनक्रिएटिस पैनक्रियाइटिस। यानी पैनक्रिएटाइटिस जो होता है, इसका मतलब पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाए। पैनक्रिएटाइटिस में क्या हो, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस केस में देखा गया है कि पैनक्रियाज नौसिया क्रिएट कर देता है और ये वोमिटिंग, डायरिया ये सब काउज कर देता है। तो जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पैनक्रियाइटिस हो जाता है ना तो ये भी क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देता है। तो हो गया ना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है ना। अब देखो, अलग अलग तरह का होता है। अगर 100 ml से कम रिलीज होता है ना तो इसको कंपनसेट कर सकते हैं। 1000 से 150 ml यानी 1 लीटर से 1.5 लीटर अगर निकल जाए तो उसको कहते हैं माइल्ड। पर 1500 से 200 तो ये मॉडरेट हो गया। पर 2 लीटर से अब ज़्यादा, 1500 से इतना ml अगर होता है यानी 1.5 लीटर से 2 लीटर तो मॉडरेट। पर 2 लीटर से जब ज़्यादा होने लगा ना तो सेवियर हो गया, एकदम चक्कर खा के गिर जाएगा वाटर कम के, इसको कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसका पैथोजेनेसिस में यही होता है कि हेमरिक शॉक जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। हेमरेज शॉक, कहीं चोट लग गया तो तुरंत सारा ब्लड निकल गया और शॉक हो गया। सिम्टम क्या है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाना, ट्रैकीकार्डिया यानी मतलब हार्ट रेट तेज हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगा। ये तीन स्टेज होता है। एक माइल्ड होता है जब बॉडी का 20%
वाटर लॉस होता है। मॉडरेट तब होता है जब 20 to 40% होता है, और सीवियर होता है जब 40%। यहाँ पे नॉर्मल होता है, ट्रैकीकार्डिया सब नॉर्मल होता है, बीपी सब कम होता है। मॉडरेट में ट्रैकीकार्डिया थोड़ा बढ़ जाता है, बीपी सब पूरा लो हो जाता है, और सीवियर में तो बहुत कम, ट्रैकीकार्डिया बहुत हाई हो जाता है, बीपी सब तो बहुत लो हो जाता है। तो ये था ऑल अबाउट द किसके कारण, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब हुआ कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो होता है वो शॉक क्रिएट कर दे, वो पूरा मतलब ब्लड ऑल ओवर बॉडी में ना जा पाए, तो इसको कहते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। देखो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का कारण बन सकता है कार्डियक टेम्पोनेंट, वही जिसके बारे में पहले भी बात की, तो वही कारण बन सकता है कि ब्लड बाहर में ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे क्रिएट कर दिया कि कैविटी आ गया, यानी फ्लूइड कैविटी आ गया जो इस पर प्रेशर देने लगा, इसमें फ्लूइड ही नहीं हो पाया जो बाहर निकाल पाता। ये सब बोल रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं बोल रहे हैं। कार्डियक टेम्पोनेट कब बनता है, जब बाहर के पेरिकार्डियम के लेयर पे वहाँ पे क्या बन जाए, पैचेज बन जाए इसका फ्लूइड का, यहाँ पे फ्लूइड बन जाए, जिसके कारण हार्ट पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर देता है। तो जो ब्लड फ्लूइड जो फील होने के लिए आता है ना, उसको क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है फीलिंग से। अब इसमें हार्ट में अगर ब्लड ही फील नहीं करेगा तो बॉडी में क्या देगा फिर, समझ रहे हो ना आप। तो ये हो गया। दूसरा होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। देखो हार्ट अपना ऑक्सीजन को ना भेजता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाता है लंग्स के पास, लंग्स को कहता है भैया इसको ऑक्सीजनेटेड कर दो, लेकिन जो ब्लड लंग्स के पास भेजे थे ना, वहाँ पे एयर सैक्स में फंस जाता है, एयर यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या हो जाता है ना, वहाँ एयर सेक्स टाइप का बन जाता है, और वहाँ से ब्लड जो जो जाता है ऑक्सीजनेटेड होने, उतना आ नहीं पाता, रिटर्न बैक नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे थॉरेक्स न्यूमोथॉरेक्स बन जाता है, टेंशन क्रिएट कर देता है हार्ट और लंग्स के बीच में, और बहुत सारा ब्लड उधर ही रह जाता है। तो इस केस में रिड्यूस ब्लड आता है हार्ट में, तो ये सप्लाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद पल्मोनरी इम्बोलिज्म, वही केस है। पल्मोनरी इम्बोलिज्म में थोड़ा अंतर है कि हार्ट जब अपना ब्लड भेजता है ना लंग्स को कि भैया मेरा ऑक्सीजनेटेड करो, तो लंग्स के अंदर इस आर्टरी में क्या करता है, क्लॉट कर जाता है। अब ब्लड ही क्लॉट कर गया तो क्या रिटर्न आ पाएगा और क्या सप्लाई कर पाएगा। तो देख रहा है ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है बाहर में, तो इसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो गया। अयोटिक स्टोनसिस, अयोटा का जो वेल्व होता है, अयोटा का जो वेल्व होता है, कौन, सेमिलुनर वेल्व, अब इसका ल्यूमेन बहुत छोटा हो जाए, भाई ब्लड व्लड सब कुछ ठीक है, पर अब ये काम बिगाड़ रहा है, अब ब्लड जाने ही नहीं दे रहा है। तो अयोटिक स्टेनोसिस से ब्लड पास ही नहीं हो पाएगा, तो हो गया ना ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसका कारण देखो, मतलब सिम्टम क्या क्या दिखेगा, सॉरी, ये शॉर्टनेस ब्रीथ, मतलब धीरे धीरे तेज़ी से सांस लेंगे, धीरे धीरे, मतलब शॉर्ट पूरा नहीं ले पाएंगे। चेस्ट पेन होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद रैपिड वीक पल्स होगा, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, ब्रेन को नहीं जाएगा तो कन्फ्यूजन होगा, ठंड लगेगा, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन है वो इस सब फालतू वाला टेम्परेचर सब वाले काम नहीं करने चाहेगा, तो बॉडी ऑटोमेटिकली ठंड हो जाएगा। क्लमी स्किन होगा क्योंकि बाहर आ जाएगा उससे, अब स्टेजेस में पड़े हुए। और यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन आउटपुट, ठीक है, सॉरी यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा क्योंकि किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ऑर्गन सब तो डिसफंक्शन होना स्टार्ट ही हो जाएगा नहीं सब करने से, समझ रहे हो आप लोग। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को खत्म करने के बाद अब मेरा बात आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को लेके। ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक 3 पार्ट का होता है, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। तो इन डिस्ट्रप्टिव शॉक जो होता है वो 3 तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है, इस पर पहले बात करते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को कहते हैं वैसोडायलेटर शॉक। वैसोडायलेटर शॉक का मतलब हो गया कि जो वैसा शॉक जिसमें ब्लड वेसल फैल जाए, मान के चलो इतना ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल बड़ा हो गया तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है ना। अभी ब्लड वेसल कम था तो इसका प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। अब प्रेशर अच्छा रहता है तब तो सारे बॉडी ऑर्गन सारे पार्ट तक ब्लड ठीक से जाता है। अगर ब्लड प्रेशर ही कम हो गया क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट कर गया तो ब्लड प्रेशर ही नहीं रहा, ब्लड में अब प्रेशर ही नहीं रहा, तो क्या ही ऑल ओवर बॉडी को ब्लड पंप कर पाएगा, तो काउच कर देगा ना डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक या वैसोडायलेटर शॉक। तो ब्लड प्रेशर इसमें कम हो जाता है तो नहीं जा पाता है वाइटल ऑर्गन सबको ब्लड, तो हो जाता है क्या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अभी 3 तरीके का बताए थे। पहला होता था सेप्टिक शॉक।
सेप्टिक शॉक का देखो, सेप्टिक टर्म किसके लिए होता है? ब्लड में जब इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड इन्फेक्शन हो जाए। जनरली जनरली जब ब्लड में इन्फेक्शन होता है ना, तो बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया खास प्रकार का कोई बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, बड़ा कर देता है। अब ब्लड वेसल डायलेट कर गया तो ब्लड का प्रेशर कम हो गया। अब ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो हो गया ना डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो सेप्टिक शॉक का यही काम होता है, जब ब्लड में इन्फेक्शन होता है तो कुछ बैक्टीरिया ब्लड के ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसके कारण पूरे बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच पाता है ठीक से, तो काउज कर देता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को। दूसरा हम बात किए थे एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन में, जब कभी भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो बॉडी रिलीज करता है फ्लड ऑफ केमिकल, यानी केमिकल्स का बाढ़, मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज कर देता है, जैसे कि हिस्टामिन सब। और ये हिस्टामिन सब वैसों का डायलेशन कराता है, ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हो गया ना फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। उसके बाद आता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब हो गया, आपको पता है कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन या डायलेशन, यानी सिकुड़ना या बढ़ना, यानी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। पर अगर यही कॉन्ट्रैक्शन, यही न्यूरोजेनिक में डैमेज हो जाए स्पाइनल कॉर्ड, तो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो कभी कभी ब्लड वेसल, इसके इम्बैलेंस के कारण ब्लड वेसल डायलेट कर जाता है, बड़ा हो जाता है और कम कर देता है ब्लड प्रेशर को, जिससे पूरे बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच पाता और हो गया ना फिर काउज किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का या वैसोडायलेटरी शॉक का। तो ये तीन कंडीशन था, सेप्टिक शॉक यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से ब्लड वेसल डायलेट कर गया, एनाफिलेटिक शॉक एलर्जिक रिएक्शन के कारण हिस्टामिन कर दिया, या तो न्यूरोजेनिक शॉक में कंट्रोल खत्म हो गया और ब्लड वेसल डायलेट कर गया। सो ऑल दिस अबाउट द ऑल शॉक, सारे शॉक्स को हम लोग इसी तरीके से पढ़ लिए। शॉक क्या था आपको पता है, शुरू से लेके एक बार रिवाइज कर दें अगर। शॉक ऐसा कंडीशन था कि ऑल ओवर बॉडी में कम हो रहा था, इस्चीमिया उल्टा था इसका। दूसरी बात है, ऑल ओवर बॉडी में डिक्रीज पर टिश्यू परफोरेशन को कम कर रहा था, क्या क्या हो रहा था। उसके बाद शॉक्स के यहाँ कुछ टाइप बताए, फिर अलग अलग स्टेप में बताया इसको रोकने के लिए क्या किया था, इनिशियल, कंपनसेटरी और प्रोग्रेसिव और इरेगुलर स्टेज फिर आया था। फिर हम बात किए थे किसके बारे में, कंपनसेटेड शॉक और डीकम्पनसेटेड, फिर टाइप्स के बारे में, और एक एक टाइप्स को हम लेकर के कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के साथ हम पूरे कंप्लीट करते हैं अच्छे से शॉक को। तो हमने शॉक को बड़े शौकीय तरीके से इसको ख़त्म कर लिया। तो अब हम लोग का पैथोलॉजी का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है।